कहानी है राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर ज़िले की, जहाँ पे बरसों से बेटियों को अभिशाप माना जाता है और उनके पैदा होते ही उन्हें मार दिया जाता है। और ये बात सबको पता है, सरकार भी जानती है, प्रशासन को भी मालूम है, पुलिस को भी मालूम है। और बहुत सारी कोशिशें हुई कि लोगों के दिमाग से ये चीज़ निकाली जाए कि बेटियां बोझ नहीं हैं, बेटियां अभिशाप नहीं हैं। आज दुनिया में हम कितना तरक्की कर चुके हैं, चांद पे कहाँ कहाँ पहुँच चुके हैं, लेकिन कुछ इलाके आज भी हैं जो इस तमाम सोच से दूर, पुरानी दकियानूसी सोच जो है उसी के साए तले जी रहे हैं। और उन्हीं में राजस्थान का एक इलाका आता है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिसकी आज कहानी सुना रहा हूँ, कि जहाँ पे ज़िंदगी और मौत कैसे एक साथ एक घर में आती है, और जहाँ क्यों बेटियों को पैदा होते ही मार दिया जाता है, बेटियों को अभिशाप समझा जाता है, बेटियों को बोझ समझा जाता है। हालांकि उसको लेकर बहुत सारे NGO और सरकारी ऑर्गेनाइजेशन, इन लोगों ने बहुत काम किया और लोगों के जहन को बदलने की कोशिश की। असर भी हो रहा है अब धीरे धीरे, और ये चीज़ें कम हो रही हैं, लेकिन पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई है। जब मैं आज तक में आया और मैंने जुर्म सीरीज शुरू किया, तो मेरी कोशिश यही थी कि ऐसे ऐसे जुर्म की कहानियों को दिखाऊं लोगों के सामने, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और उनके बीच में जाऊं, समझूं, बात करूं। तो मेरे मन में ये शुरू से था कि आखिर ये बेटियों को पैदा होते ही क्यों मार देते हैं, जबकि इतनी सारी अब सोच बदल गई है। लड़कियां लड़कों से किसी मायने में पीछे नहीं हैं, बल्कि आगे निकल चुकी हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पर अब इंडिया में कहीं का भी आप 10th 12th के बोर्ड का एग्ज़ाम देखिए, पिछले कई सालों से लगातार लड़कियां बाजी मारती हैं लड़कों के, उनके परसेंटेज जो पासिंग है वो ज़्यादा है, लड़कियां टॉप करती हैं। और किसी भी फील्ड को उठा के देख लीजिए आप, लड़कियां आगे हैं। तो उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां आज भी बेटियों को बोझ समझा जाता है। और इसका जीता जागता नमूना यह है कि अभी जो नया स्लोगन भी आया था अभी सरकार का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो जिस देश में ये कहना पड़ रहा है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, इससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ग्राउंड रियलिटी क्या हो सकती है। मतलब आज भी बेटियों को मार दिया जाता है। तो जब मैंने जुर्म के ऊपर इस पे काम करना शुरू किया, फिर मैंने बहुत सारे रिसर्च किए, तमाम इलाकों को खंगाला। उसके बाद फिर मैं शूट पर गया और वहाँ जाकर मैं उन तमाम लोगों से मिला जो इन चीज़ों से जुड़े हुए थे, चाहे वो NGO हो, चाहे वो माँ बाप हों जो इसमें शामिल रहे हों, चाहे वो दाई हो, क्योंकि उन इलाकों में ज़्यादातर आज भी दाई ही जो है वो बच्चे को पैदा करती है। सरकारी अस्पताल में बहुत सारे, सरकार ने कहा था सरकारी अस्पताल में आप आएँ, और अगर वहाँ पे आप बच्चा पैदा करते हैं तो कई स्कीम भी थे, पैसे भी देने की बात थी, लेकिन उसके बावजूद वो उतना सक्सेसफुल नहीं था, क्योंकि सोच पहले से तय थी कि घर में अगर बेटा पैदा हुआ तो ठीक, बेटी हुई तो उसे मार डालेंगे। तो जब ये सारा रिसर्च कर रहा था, उसी दौरान मुझे खबर मिली कि जैसलमेर और बाड़मेर के ज़िले के बीच में एक गांव है देवड़ा, और उस गांव में 110 साल 110 ईयर्स के बाद पहली बार एक बारात आ रही है। 110 साल बाद उस गांव से पहली बार किसी बेटी की डोली उठ रही थी, और 110 साल बाद वहां शादी हो रही थी। अब ये अपने आप में बड़ी चौंकाने वाली चीज़ थी कि एक गांव जिसमें इतना सारा परिवार रहता है, वहाँ कभी 110 साल में कोई शादी नहीं हुई, कोई बारात नहीं आई, किसी की डोली नहीं उठी। तो नसीब अच्छा था, इत्तेफाक था, ये खबर मिली तो हम लोग पहुँचे वहाँ, और उस गांव में उस शादी हुई। तो अब ये क्यूरियोसिटी थी कि आखिर 110 साल तक इस गांव में कभी कोई बारात नहीं आई, किसी बेटी की डोली नहीं उठी, ये कैसे मुमकिन हुआ। तो कहानी भी अपने आप में बड़ी चौंकाने वाली और अफसोसनाक दोनों है। देवड़ा गांव के पूर्व सरपंच थे इंदर सिंह, उनके बेटे जसवंत सिंह, और जसवंत सिंह की एक बेटी हुई घर में पैदा। तो जब वो बेटी पैदा हुई तो मां ने किसी तरह से ये बात दबा ली कि ये बेटी है, और उसके बाद उसकी परवरिश शुरू होती है। फिर थोड़े दिनों के लिए उसको ननिहाल भेज दिया जाता है, उस देवड़ा गांव से दूर, जहाँ पे सीधे सीधे हुक्म था। और हुक्म ऐसा नहीं होता, वहाँ सीधे पहला हुक्म माँ को ही जाता है कि तुमने बेटी पैदा की है तो तुम ही मारोगी, और माँ अपने कलेजे पे पत्थर रख के मार दिया करती थी। तो ये जब बच्ची पैदा होती है तो इसको थोड़े दिनों के बाद ननिहाल भेज दिया जाता है, और इसकी माँ ये अक्लमंदी करती है कि उसको बचपन से ही लड़कों के कपड़े पहनाकर उसकी परवरिश करती है, उसके बाल छोटे, लड़कों के कपड़े। तो सबको यही लगता है कि ये लड़का है, लेकिन जाहिर सी बात, ये बात आप ज़्यादा दिन तक छुपा नहीं सकते थे, क्योंकि बच्चा बड़ा होगा। तो अब वो बच्ची बड़ी होती है, तो जैसे जैसे बड़ी होती है उसका फिजिकल डेवलपमेंट भी हो रहा है। लेकिन अब वो जब पता चला कि ये लड़की नहीं लड़का है, तब तक देर हो चुकी, वो कई साल की हो चुकी थी, और कई साल के बाद मारना बड़ा जोखिम का काम था।
उसमें सीधा सीधी 302 मर्डर के चार्जेस, तो जो भी मारता वो जेल जाता, उसको सज़ा होती। तो माँ ने अपनी अक्लमंदी से उस बच्ची को एक लड़के की तरह पाला पोसा, और जब वो बड़ी हुई तब जाके भेद खुला कि ये लड़का नहीं लड़की है। तो वक्त निकल चुका था, मार सकते नहीं थे। इत्तेफाक से माँ के साथ जो जसवंत सिंह लड़की के बाप थे और दादा इंदर सिंह जो पूर्व सरपंच थे गांव के, उनकी भी सोच थोड़ी बदली थी। फिर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, बच्ची है, हम इसे पालेंगे। और उन्होंने उसे बाकायदा फिर ननिहाल की तरफ से पढ़ाया लिखाया, वो बड़ी हुई, ग्रेजुएशन किया उसने, और उसके बाद उसकी एक पढ़े लिखे लड़के के साथ शादी होती है। और तब ये फैसला हुआ कि ये शादी जो होगी वो देवड़ा से होगी, क्योंकि वो देवड़ा गांव की थी। और इस तरह 110 साल के बाद उस गांव में पहली बार बारात आई, पहली बार डोली उठी और उस लड़की की शादी हुई। अब वहाँ एक कल्चर है कि जो भी वहाँ पे जब किसी लड़की की शादी होती तो उस घर के बाहर एक ट्रायंगल करके तस्वीर होती है, और मैं कोशिश करूँगा इस कहानी के साथ जो विजुअल डले वो ज़रूर दिखाऊंगा। तो हमेशा जिस घर से डोली उठती है वो एक तस्वीर टांगी जाती है। उस तस्वीर को देखकर वहाँ से गुजरने वाले लोग ये जान जाते हैं कि इस घर से किसी लड़की की डोली उठी है। ये हालत है। खैर 110 साल के बाद उसकी शादी हुई और वो आज भी खुश है। लास्ट जो मेरे पास खबर थी उसके हिसाब से वो कोटा में थी, और अब भी उसके भी बच्चे हो गए हैं। तो 110 साल बाद एक गांव में शादी हुई। इसके बाद हमने कहा कि अब ज़रा इसका पूरा और पता करें कि सच्चाई है क्या। तो जो सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाके मिले, जैसलमेर और बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट है, उसके तहत 6 गांव आते हैं। एक देवड़ा, दूसरा तेजमालता, तीसरा मोढ़ा, चौथा रासला, पांचवा डोगरी और छठा मुलाना। ये 6 गांव थे जहां एक भी बेटी नहीं। इन गांवों में बेटियों का दीदार कहते हैं नसीब वालों को होता है, लेकिन कोई भी नसीब वाला नहीं था जहां पे बेटियों का दीदार होता। अब जब गांव में एक भी बेटी नहीं, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि उस गांव में फिर जो फ़र्क करते हैं बेटी बेटियों में, तो शादी लड़कों की कैसे होती होगी, ये सवाल अचानक आया। फिर हमने उन गाँव में उन तमाम लोगों से बातचीत करनी शुरू की, और आप यकीन मानिए 50-50 साल के एक बुज़ुर्गों की टोली मुझे मिली गांव के एक चौपाल के पास, और वो सब बैठे हुए गप्पे मार रहे थे, हुक्का पी रहे थे। करीब 10-12 लोग थे, ये तस्वीर भी है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो उनसे जब बात की तो जो पहली चीज़ पता चली वो पता चली कि वो सारे कुंवारे हैं। तो बड़ा हैरत भी हुई कि चलो इसमें 1 2 3 4 शादी नहीं करना चाहता, पर इतने लोग ग्रुप बैठा हुआ है। तो जब उनसे बातचीत शुरू की तो जो पहले ही लाइन थी, जो जवाब था एक बुज़ुर्ग की तरफ से आया, कहते हैं क्या करें साहब, कोई मिल ही नहीं। तो फिर उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा जब गांव में लड़की ही नहीं है तो फिर शादी कहाँ से करेंगे। और बाहर उनमें से 1-2 लोगों ने ट्राई किया, तो उन्होंने कहा गांव का नाम सुनते ही अपनी लड़की देने से मना कर दिया कि नहीं, तुम तुम्हारी लड़की ले जाओगे और अगर उसको बेटी हुई तो तुम उसको मार दोगे। तो एक तरफ बेटियों को मार रहे हैं और दूसरी तरफ सज़ा बेटों को भी मिल रही है, क्योंकि उन बेटों के लिए लड़कियां नहीं हैं, उनकी शादी नहीं हो पा रही थी। और मुझे वो पूरे गांव में इतने सारे, बाद में पता चला जितने बुजुर्ग मिलते, अगर 20 मिलते तो उसमें से 19 कुंवारे थे, और उन सब की लगभग शादी की उम्र निकल चुकी थी। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये भी था। अब इसमें 2-3 चीज़ें आती हैं। पहला ये कि क्यों यहाँ पे इसी इलाकों में इस 2 ज़िलों के 6 गाँव के लोग ही बेटियों को मारते थे। नंबर 2, कैसे मारते थे कि कभी सरकार पुलिस इन सबको पता नहीं चला। इसके बारे में छानबीन की तो पहले हिस्ट्री, इतिहास पता चला वहाँ के पुराने लोगों से और तमाम। जब मुग़लों का दौर था और मुग़लों ने यहाँ पे हमला किया, उसके बाद कब्ज़ा किया, उनकी हुकूमत हुई, तो कहते हैं मुग़लों की जो अलग अलग छोटे छोटे जगहों पे उन्होंने नवाब रखे हुए थे, वो देखभाल करते थे उन इलाकों की। तो उनके जो नवाब, जब मुग़ल यहाँ पे आए थे, और नवाब के कारिंदे, ये ख़ासतौर पर राजपूतों को अपमानित करने के लिए उनकी बेटियों को किडनैप कर लेते, अगवा कर लेते, उनके साथ रेप करते, या फिर उनसे जबरन शादी कर लेते। तो इससे राजपूतों को ख़ासतौर पर उनका मकसद था अपमानित करना। तो ये सिलसिला चल रहा था। तो इस चीज़ ने वहाँ के लोगों को, आम लोगों को इतना परेशान किया कि उन्होंने कहा कि ये हमारी बेटियों को उठा कर ले जाते हैं, उनसे रेप करते हैं, उनसे जबरन शादी करते हैं। ऐसा क्या किया जाए जो इन चीज़ों से बचा जाए। तो फिर ये हुआ कि बेटी पैदा ही मत करो। ये शुरुआत हुई थी, क्योंकि जब बेटी पैदा ही नहीं करेंगे तो फिर वो क्या ले जाएंगे। तो इसके बाद लोगों ने बेटियों को मारना शुरू कर दिया। तो शुरुआत हुई थी बेटियों की इज्जत बचाने के लिए पैदा होते ही उन्हें मार देने का। फिर धीरे धीरे मुग़लों की हुकूमत ख़त्म हुई, फिर अंग्रेज़ आए, फिर अंग्रेज़ गए, लेकिन अब आज़ाद हुए हम, लेकिन ये परंपरा ख़त्म नहीं हुई। बाद में इसको दूसरा नाम दे दिया गया,
तब इज्जत बचाने के लिए कहते थे कि बेटियों को मार रहे हैं, बाद में आया कि अब शादी के लिए फिर दहेज, टीका, खर्चा, ये सारी बहुत चीज़ें होती हैं। तो लोगों ने आसान रास्ता निकाल लिया। उन्होंने कहा कि इतने सारे खर्च कौन करेगा बेटियों के लिए, उनको दहेज भी देना है, टीका पर भी खर्च करना है, पढ़ाई लिखाई भी अलग है, पढ़ा लिखा कर फिर वो दूसरे घर चली जाएगी, हमारा कुछ फ़ायदा नहीं है। तो ये परंपरा को उन्होंने आगे इसी नाम पे कायम कर दिया कि इन सब चीज़ों से बचना है तो बेटियों को पैदा होते ही मार दो। तो ये परंपरा उसके बाद भी कायम रही, जबकि अब बात यहाँ पे कोई इज्जत की नहीं थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दहेज के लिए और जिम्मेदारी से भागने के लिए माँ बाप ने ये फैसला किया। ज़्यादातर केस में ये पता चला कि चूँकि माँ होती है, वो भी एक महिला है, वो भी कभी बच्ची थी, बड़ी हुई, तो उसका दिल हमेशा ममता से भरा होता है, लेकिन माँ के हाथों इसलिए ज़्यादा कराया जाता था क्योंकि माँ मजबूर होती थी, उसे हुक्म मानना पड़ता था। तो इसके बाद ये परंपरा, ये सिलसिला चलता रहा। तो अब ये था कि ये लोग मारते कैसे हैं और आखिर क्या है कि जिसकी वजह से मतलब पकड़ में नहीं आते। तो एक तो ये कि पूरा जो वहाँ का सामाजिक ताना बाना था, वो सब कुछ इस मामले में एकजुट थे। तो वहाँ पे पुलिस, कानून, अदालत, चूँकि ये लोग भी जो जिस समाज से आते थे वो कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों का हिस्सा थे। तो अगर इन्हीं गाँव से निकला हुआ एक पुलिस वाला है तो पुलिस वाला भी जानता है कि यहाँ तो बच्चों, उसकी नज़र में बचपन से ही उसने चूँकि देखा है, तो उसे पता है ये क्राइम नहीं है, इसमें कुछ नहीं करेंगे। अदालत तक में वहाँ पे बहुत सारे जो वकील हैं, जो बाकी ये भी आए कि जो जज हैं उस बिरादरी से आ रहे हैं, तो वो भी इसको लाइटली लेने के लिए, ये तो क्राइम नहीं है, ये आईपीसी के तहत नहीं आता है, क्योंकि ये एक पूरे समाज के आपके ताना बाना का हिस्सा बन चुका था कि बेटियां पैदा होंगी, मारना मतलब सीधे नॉर्मल बात, मामूली बात। दूसरा, मारने का तरीका ऐसा था कि वो पकड़ में ही कभी नहीं आता था। कोई भी डिलीवरी, इस जैसलमेर और बाड़मेर ज़िले के जिन 6 गाँव के बारे में जिक्र किया, खासतौर पर और भी गाँव हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा यहाँ के इसलिए हैं, नाम मैं 6 गाँव के ले रहा हूँ, ये आगे आपको बताऊँगा क्यों ये 6 गाँव। तो हॉस्पिटल जाते नहीं, और वहाँ पे शुरू से एक परंपरा चली आ रही कि दाई ही बच्चा पैदा करेगी, और दाई उसी गांव की होती है। तो जब दाई बच्चा पैदा करने के लिए आती है तो जिस घर में वो जाती है उस घर में सीधा सीधा उसको हुक्म होता है कि बेटा पैदा हुआ तो ठीक, और अगर बेटी पैदा हुई तो उसी वक्त मार देना। ये पहला हुक्म दाई को जाता है। अब अगर उनमें से कुछ दाई ने इनकार कर दिया तो फिर बाकी की जिम्मेदारी, लेकिन पहला हुक्म दाई को है कि अगर बेटा हुआ तो ठीक है, बेटी पैदा हुई तो मार देना। तो कहते हैं कि इन इलाकों में दाई ने जितने बच्चे पैदा किए, शायद उससे ज़्यादा उसने मारा है। अब अगर दाई मना कर देती है तो फिर दूसरा हुक्म माँ को होता है, जिसने बच्चा पैदा किया, बेटी पैदा की, माँ को कहा जाता है कि तू ही मार, तूने पैदा किया। अगर माँ भी हाथ अपना खींच लेती है तो फिर उस घर में अगर दादी है तो दादी को ये हुक्म दिया जाता है। बट यह है कि मारेगी कोई महिला ही उस बेटी को। ये एक अजीब और आप अफसोसनाक चीज़ देखिए। अब मारने का तरीका ऐसा है कि जो पता ना चले किसी को। तो पहली चीज़ तो ये कि अगर बेटी हुई तो डिलीवरी के वक्त ही अगर दाई तैयार हो गई तो उसी वक्त मार देगी। अगर दाई नहीं मारी और माँ को मारना है तो माँ थोड़ी सी जैसे ही संभलती है कुछ घंटों में मार देती है। अगर माँ भी पीछे हट गई तो कुछ और घंटे लगेंगे या एक आध दिन बीत जाता है तो फिर दादी मार देगी। और मारने का तरीका ऐसा है कि पकड़ में आना मुश्किल है। 6-7 तरीके थे इन बेटियों को मारने का। पहला, जब बेटी पैदा हुई तो कोई गला वाला नहीं घोटना, इसलिए कि गला घोटने से पकड़ में आ सकता है। कोई वजनी तकिया उस बच्ची के नाक और मुंह पे रख देना, कम से कम 1-1.5 किलो का तकिया। अब जाहिर सी बात है वो बच्ची अभी पैदा हुई, अभी दुनिया में आई है, वो क्या हाथ पैर हिलाएगी और क्या कुछ चीज़ें हटाएगी। तो अगर उसके नाक और मुंह पे वो तकिया रख दिया गया, थोड़ी देर के अंदर अंदर उसका दम घुट जाता है और वो मर जाती है। दूसरा ऑप्शन, अगर तकिया नहीं है तो इस पूरे इलाके में राजस्थान के ये पश्चिमी राजस्थान की मैं बात कर रहा हूँ, वेस्टर्न राजस्थान, यहाँ पे एक अमल शब्द इस्तेमाल होता है अफ़ीम के लिए। ये बड़ा वहाँ कस्टम है कि जो भी मेहमान आता है उसको बाकायदा अफ़ीम घोल के, वो एक लोटा टाइप का होता है और एक चम्मच से वो देते हैं और आपको यूँ हाथ करके और वो पीना पड़ता है, और ये मेहमानों का सत्कार के लिए। तो वहाँ पे अफ़ीम और अमल, जिसको यही कहते हैं, अमल मतलब आपको अफ़ीम दिया गया, तो वो ये भी किसी क्राइम की कैटेगरी में नहीं आता। इसको लेके बहुत सारी बातें, बल्कि एक फंक्शन में मैं था वहाँ पे, और जब हमारे डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे जसवंत सिंह जी, मैंने उस फंक्शन में खुद देखा कि वहाँ पे वो गए, और चूँकि वो भी राजस्थान से ताल्लुक़ रखते थे, और उनको बाकायदा अमल दिया गया और उन्होंने लिया। इस पर मीडिया में कई खबर भी आई थी।
लेकिन वो उस सामाजिक ताना बाना से बाहर नहीं निकल सकते थे। तो अफीम अमल। तो दूसरा ऑप्शन था तकिए के अलावा कि बच्ची को अफीम घोलकर मुंह में डाल देना ज़्यादा मात्रा में, तो वो अपना काम कर जाती थी। अब वो अभी बच्ची जिसको पैदा हुए कुछ मिनट या कुछ घंटे हुए हैं, उसको आप सीधे मुंह में अफीम डाल रहे हैं घोल कर, तो फिर वो कहाँ बचेगी। तो और उससे फिर पता भी नहीं चलता है कि उसकी मौत कैसे हुई। तीसरा था जो कि इस पूरे बेल्ट में रेत और रेतीले और तमाम टीले हैं रेत के, बच्ची के नाक और मुंह में रेत डाल देना थोड़ा सा। तो उसके नाक में रेत डाल दिया, वो सांस नहीं ले पाएगी। और आप आसानी से इसलिए बच सकते हैं कि वहाँ के जो घर और वो सारी चीज़ें हैं, जब दोपहर को बहुत तेज़ हवा चलती है, लू चलती है, तो रेत घर में उड़कर आता है। तो आप ये कह सकते हैं कि बच्ची थी, खुले में थी और रेत उड़कर आया, उसके नाक मुंह में चला गया, कान में चला गया, तो आप आसानी से बच गए। चौथा था मुंह में नमक डाल देना, और नमक डालने से भी उसको फिर सांसें जो है पूरा नमक ठूंस देते थे, तो उससे भी उसकी मौत हो जाती थी। एक और था मिट्टी की पोटली, जिनके पास अगर वजनी तकिया नहीं है, हर घर में इतना भारी तकिया नहीं है, तो मट्टी लेते थे और किसी एक पोटली में कपड़े के उसमें मट्टी डाल देते थे, और वो करीब मान लीजिए अगर उसका वेट आधा किलो 500 ग्राम हो गया, तो मट्टी की पोटली उस बच्ची के नाक और मुंह पर रख देते थे। 3-4 मिनट रखा और बच्ची की मौत। एक और आसान तरीका था रुई, बच्ची के नाक में और मुंह में रुई डाल देते थे और फिर रुई निकाल देते थे। तो ये तरीका आमतौर पे जो 5-6-7 था, ये वहाँ की सारी दाई, तमाम माएँ, और तमाम माँ नहीं तो दादी, वो इसका यूज़ करती थी, और इसके बाद उनकी मौत हो जाती थी। अब चूंकि हर पड़ोसी को पता है इन इलाकों में कि अगर कोई बच्ची हुई है तो इसकी मौत होनी है, तो कभी कोई पूछता भी नहीं था कि कैसे मौत हुई, क्या हुई। कभी किसी बाहर खबर चली गई, मान लीजिए पुलिस स्टेशन तक या कहीं और, तो ये कहते थे कि वो बच्ची को दूध पिला रहे थे, माँ दूध पिला रही थी, उसका नाक दब गया होगा, नाक दब गया तो उसकी मौत हो गई। रेत उड़ के, जैसे मैंने बताया, ये हो गई। अफीम पिला दिया, वो कभी जिक्र आता नहीं था। तो कभी कोई केस नहीं, कुछ नहीं, और बच्ची के पैदा होने के बाद सीधे सीधे उसकी मौत। अब मरने के बाद का जो है, जब मैं उस इलाके में घूमा तो वहाँ के एक लोकल जर्नलिस्ट थे जो हम लोगों के साथ थे, तो एक जगह पे हमने गाड़ी रोकी, और उसके बाद अचानक वहाँ पे टीला था रेत का बहुत सारा। तो इत्तेफाक से वो कोई हिरन वहाँ से गुजर रहे, तो हमने ऐसे ही उसको देखने के लिए, और मेरे कैमरामैन भाई इत्तेफाक से विनोद शिकारपुरी शूट कर रहे थे, तो अचानक उसने बताया कि शम्स भाई आप सारा जो टीला देख रहे हैं। मैंने कहा वो गाँव के एकदम बिल्कुल, ये गाँव ख़त्म होता और टीला शुरू। तो बोला इन टीलों में न मालूम कितनी ही बच्चियों की कब्र है। मैंने कहा समझा नहीं। तो उसने बताया कि जब बच्चियों को ये मार देते हैं इन अलग तरीक़ों से, तो उसके बाद यहीं पे लाकर वो टीले में और रेत थोड़ा सा हटाते हैं और दफना देते हैं। अच्छा, हवा के साथ टीला हमेशा अपनी जगह बदलता रहता है। आप राजस्थान में जाएंगे, कभी एक इतना ऊंचा आप टीला देखेंगे, उसके बाद 2 घंटे बाद पता चला कि उससे ऊंचा उसके बराबर में, क्योंकि हवा उड़ाकर अलग अलग वो टीले अपनी जगह बदलते रहते हैं। तो पता चला कि वो उन टीलों में, उसने कहा कि अगर यहाँ पे सारी चीज़ें जो बच्चियाँ मरती हैं लाकर इन्हीं टीलों में दफना दिया जाता है रेत के नीचे। इसके बाद हम लोग पुलिस के पास गए, पुलिस से पूछ चुके, स्टोरी पूरी करनी थी, तो वहाँ के जो इंचार्ज थे उनसे बात की। शाम का वक्त था, उन्होंने मिलने का टाइम दिया, हम गए। तो कैमरा चालू करने से पहले उनसे ऑफ द रिकॉर्ड सारी बात हुई। उसके बाद उन्होंने सारी चीज़ें मानी, और इत्तेफाक से वो भी उसी बिरादरी से आते थे जो इस गांव में जहाँ पे प्रथा थी। उन्होंने कहा कि ये ऐसा नहीं है, सबको पता है, लेकिन ये इतना ज़्यादा, इसमें ये क्राइम के हिसाब से कम है, ये सोशल क्राइम ज़्यादा है। तो इसमें जब तक माँ बाप नहीं मानेंगे, उनकी सोच नहीं बदलेगी, होता रहेगा। और हम लोग इसलिए कुछ नहीं करते क्योंकि हर दूसरे घर से यही कहानी सामने आती है, तो कब क्या करें। और दूसरा, जिस तरीके की मौत होती है उसमें मैं किसी को पकड़ के ले भी जाऊं तो अदालत में केस ठहरता नहीं है। उन्होंने अपनी दलील दी, बट उनकी जानकारी में सब कुछ था। और मैंने उनसे कहा भी कि जब आपकी जानकारी में है तो आप रोक, उन्होंने कहा हम अपने लेवल पे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या करें। पहली चीज़ तो ये होती है कि जब दाही के, अगर, क्योंकि 70-80% केस में दाही काम करने को तैयार हो जाती है, उसको कुछ मुआवजा दे दिया जाता है, तो बच्ची पैदा हुई वो उसी को मार देती है। तो ये भी कह देते हैं कई बार कि वो बच्ची मरी भी पैदा हुई थी, तो इससे भी बच जाते हैं। खैर, उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई। इसके बाद जब ये सारी चीज़ें हो गई तो फिर हमने आपको जो बताया कि ये देवड़ा, तेजमालता, मोढ़ा, रासला, डोगरी, मुलाना, ये 6 गांव पश्चिमी राजस्थान के जो जैसलमेर और बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के बीच में आते हैं,
इन्हीं गाँवों का नाम क्यों लिया, जबकि और भी ऐसे 10-15 गाँव और हैं। कई एनजीओज और लोग जो बेटी बचाओ के लिए काम कर रहे थे वो सालों से वहाँ काम कर रहे थे। फिर सरकारी आंकड़े हमने निकाले तो पता चला कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के जो मेल फीमेल रेशो है, स्त्री पुरुष अनुपात है, उसका जब फिगर सामने आया तो पता चला कि बाड़मेर ज़िले में, डिस्ट्रिक्ट में, स्त्री पुरुष का अनुपात 891 है। मतलब अगर 1000 मेल हैं तो 891 ही फीमेल है। तो जाहिर सी बात है वो घट रहा है। आपको शादी कहाँ से मिलेंगे? हज़ार के हिसाब से 1000 होना चाहिए। जैसलमेर में लेकिन ये 1000 के मुकाबले 807 है सिर्फ। मतलब बाड़मेर में फिर भी 891 है स्त्री पुरुष का अनुपात, जबकि जैसलमेर में 807 है सिर्फ। और अगर मैं नेशनल लेवल पे बात करूं, राष्ट्रीय अनुपात क्या है मेल फीमेल का, तो नेशनल लेवल पे ये 927 है। तो कहाँ 927 और कहाँ 807? और 807 जो है वो इंडिया में सबसे लोएस्ट है। और इत्तेफाक से जो लोएस्ट आता है वो यही जैसलमेर, बाड़मेर, ये पश्चिमी राजस्थान के जो इलाके हैं ये वहाँ से आते हैं। तो ये चीज़ें सरकार को भी पता है, सारे आंकड़े उन्हें पता है। उसके बावजूद लगातार ये चीज़ें हो रही थी। फिर कई ऑर्गेनाइजेशन सामने आए, उन्होंने धीरे धीरे काम करना शुरू किया। अब शुक्र ये है कि इसी रीजन में, अभी मैंने बात की इस कहानी से पहले भी, थोड़े से हालात अब बेहतर हो रहे हैं। ये जो आपको अनुपात बताया मैंने 807, ये थोड़ा ऊपर उठा है। 891 जो बाड़मेर का है वो भी थोड़ा सुधरा है। लेकिन अब भी पूरी तरह से ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। बेटियों को अब भी अभिशाप माना जा रहा है, बेटियों को वहाँ अब भी बोझ माना जाता है, ये सच है। और पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है, ये सिलसिला आज भी जारी है। और ये जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ चल रहा है, इसका असर तब तक ये अभियान मुझे लगता है कि कामयाब नहीं मानेंगे जब तक इन बेटियों में से किसी भी एक बेटी की मौत होती है और उसे पैदा होती मार दिया जाता है। तो ये राजस्थान की वो कहानी थी जहाँ पे बेटियों को आज भी अभिशाप माना